और अब हमारी खास पेशकश देश प्रदेश। और सबसे पहले बात कर रहे हैं गाजियाबाद में 2 स्कूल के 6 बच्चे जो हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इंदिरापुरम और वैशाली इलाके हैं जहां पर ये दोनों स्कूल मौजूद हैं और यहां पर 3 छात्र छात्राएं जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद 3 दिन के लिए दोनों स्कूलों को बंद कर दिया गया है। दोनों स्कूलों में अब ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी और फिलहाल एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। और छात्रों को, जो दूसरे छात्र हैं, उन्हें भी सूचना दे दी गई है कि अगर किसी छात्र में लक्षण मिले घर पर रहते हुए तो वो टेस्ट करवा सकते हैं और 3 दिन के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा स्कूल को लेकर। हम जानते हैं कि बहुत लंबे वक्त के बाद स्कूल खुले हैं, ऐसे में कोरोना अभी गया नहीं है, तो इन सब चीज़ों का अंदेशा बना हुआ है कि कोरोना का संक्रमण अभी भी फैल सकता है। हम रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन का। रवीश, इंदिरापुरम और वैशाली के ये दोनों स्कूल हैं, क्या जानकारी इस वक्त मिल रही है और जो बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए वो फिलहाल कैसे हैं? देखिए, ये दोनों ही जो पब्लिक स्कूल हैं वहाँ के 6 बच्चे जो है वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और इन 6 बच्चों में माइल्ड सिम्टम्स हैं। इनकी तबीयत जो है वो पिछले सप्ताह बुधवार से बिगड़ी थी। हल्का बुखार और सर्दी जुकाम था। जब इनका टेस्ट करवाया गया तो ये पाया गया कि कोरोना पॉजिटिव है। उसके बाद में स्कूल ने जब मतलब इनके घर से जानकारी जाननी चाहिए कि आखिर ये बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, तब घर वालों ने बताया कि कोरोना हो गया है। उसके बाद से लगातार जो है वो ये जो 2 बड़े पब्लिक स्कूल हैं, इन्होंने 3 दिन के लिए अपने स्कूल बंद कर दिए हैं। सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। हालांकि अभी ये कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है कि ये बच्चे किसके संपर्क में थे और क्या दूसरे बच्चों को भी टेस्ट करवाने की जरूरत है। अभी हमारी गाजियाबाद प्रशासन के भी कुछ लोगों से बात हो रही थी तो उनका ये कहना है कि ये कोई बहुत ज्यादा जो है वो घबराने की बात नहीं है। गाजियाबाद में कोरोना के मामले इक्का दुक्का ही आ रहे हैं और इन जो बच्चों का जहां तक मामला है तो माइल्ड सिम्टम है। कोई ऐसे सिम्टम्स भी नहीं है कि इनको कोई हॉस्पिटल में कोई भर्ती करवाने की जरूरत हो। और ये भी कहा गया प्रशासन की ओर से कि वो पब्लिक स्कूल अगर वो चाहते हैं कि ज्यादा दिन के लिए या कोई इस तरीके से गाजियाबाद प्रशासन की ओर से कोई ऐसी गाइडलाइन इनको नहीं मिली है कि स्कूल बंद रखना है या नहीं बंद रखना है। और गाजियाबाद प्रशासन का ये भी कहना है कि कोई इस तरीके की गाइडलाइन नहीं है कि वो बच्चे किनके संपर्क में आए थे। अगर पेरेंट्स ये चाहें तो वो अपने बच्चों का टेस्ट करवा सकते हैं। फिलहाल प्रशासन की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है, लेकिन उनका ये भी कहना था कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। अभी कोई इस तरीके के कोरोना के केस गाजियाबाद में नहीं बढ़ रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रवीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो दोनों स्कूल 3 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं और इन 3 दिनों में क्लासेस ऑनलाइन चलेंगी और उसके बाद ही स्कूल आगे का फैसला लेंगे। आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद देश के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है और प्रदूषण कम करने के लिए जापानी तकनीक का प्रयोग भी किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है, क्या ये तकनीक, इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला। गाजियाबाद का साई उपवन 5 महीना पहले कुछ इस तरह दिखता था, लेकिन रविवार को जब गाजियाबाद नगर निगम की टीम यहां पहुंची तो हरियाली देखकर हैरान रह गई। इस इलाके में 2100 पौधे लगाए गए थे जो आज एक छोटे जंगल की शक्ल अख्तियार करते दिख रहे हैं। लंग्स ऑफ गाजियाबाद के नाम से हम लोगों ने एक अभियान चलाया था कि भाई जैसे हमारे शरीर को साफ रखने के लिए लंग्स जो है साफ हवा देते हैं, इसी प्रकार से अगर आप लंग्स ऑफ सिटी की बात करें, लंग्स ऑफ गाजियाबाद की बात करें तो ये जो अर्बन फॉरेस्ट हैं ये लंग्स बन सकते हैं। गाजियाबाद में प्रदूषण की समस्या को दूर करने के लिए जापान की मियावाकी पद्धति से छोटे छोटे जंगल लगाने की नीति अपनाई गई है। इसके तहत गाजियाबाद की 20 जगहों पर 5 लाख से ज्यादा पौधे लगाकर अर्बन फॉरेस्ट्री विकसित करने की योजना है। एक मियावाकी स्टाइल ऑफ प्लांटेशन अगर हम लोग करें, मियावाकी बेसिकली जापानीज कॉन्सेप्ट है, वहाँ के एक एनवायरमेंटलिस्ट ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। तो उसमें बेसिकली हम लोग जो प्लांटेशन करते हैं, अगर मैं बहुत कम शब्दों में समझाऊं तो एक जमीन को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद में उसमें उस कंप्लीट बेड को चेंज करते हैं, उसको ट्रीट करके मिट्टी को बेड बना के और जब हम पेड़ लगाते हैं, और पेड़ भी जो है काफ़ी ग्रुपिंग में लगाए जाते हैं। इनफैक्ट हमने इसमें जो फ्रूट्स हैं उसके भी पेड़ लगाए हैं, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट है, जो मंकी मेनास रहता है सिटीज़ में, अगर वो अर्बन फॉरेस्ट अगर इस तरह के डेवलप हो तो वो सारे लोग चीज़ें जो हैं वो वन्यजीव है एक तरह से, बंदर भी, तो वो इधर शिफ्ट हो सकते हैं। गाजियाबाद देश के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। खासतौर पर यहाँ की हवा में धूल और धुएं के कण बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में अन्य तरीकों के साथ प्रदूषण से निपटने का ये भी एक तरीका है।
लेकिन ये तभी कामयाब हो पाएगा जब इस पर सभी जगह गंभीरता से लगातार काम किया जाएगा। गाजियाबाद से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता केंद्र सरकार से चावल की खरीद की मांग को लेकर आज दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व खुद मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव कर रहे हैं। 2014 में सत्ता में आने के बाद दिल्ली में टीआरएस की ये पहली विरोध रैली है। पार्टी के सांसद, विधायक, एमएलसी, कैबिनेट मंत्री सभी तेलंगाना भवन में धरने पर बैठे हैं और इनकी मांग है कि केंद्र सरकार इस रबी के सीजन में तेलंगाना से पूरा धान खरीदे। इनका कहना यह है कि केंद्र सरकार पंजाब से पूरा अनाज खरीदती है। ऐसे में तेलंगाना के किसानों के साथ ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। वहीं बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि तेलंगाना सरकार किसानों की फसल न खरीद कर उन्हें अधर में लटका रही है। और इस आंदोलन में आज जो विरोध प्रदर्शन हुआ है टीआरएस का, उसमें किसान नेता राकेश टिकैत भी नजर आए इन लोगों का साथ देते हुए। ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता उमा सुधीर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव खुद तेलंगाना भवन में धरने पे बैठे हैं दिल्ली में। इसका दो मतलब निकाला जा सकता है। एक तो उनके अपने डोमेस्टिक कंपल्शन से यहाँ पर जिसकी वजह से उनको वहाँ पे धरने पर बैठना पड़ रहा है, क्योंकि जो रबी का जो सीज़न था उसमें जो पैडी उगाई गई थी उसका चावल मार्केट में पहुँच चुका है और किसान को खरीदार नहीं मिल रहे हैं। और एक तरफ जब के चंद्रशेखर राव कह रहे हैं कि भाजपा सरकार को हर राज्य की तरफ एक ही जैसा रवैया रखना चाहिए। जब पंजाब और हरियाणा की बात आती है तो पूरा जो उनका प्रोडक्शन है उसको खरीदा जाता है, जबकि तेलंगाना के साथ भेदभाव किया जा रहा है और यहाँ के किसान की जो प्रोडक्शन है, पैडी का जो क्रॉप है, उसको खरीदा नहीं जा रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे भाजपा के नेता भी यहाँ पे धरना पे बैठने वाले हैं इंदिरा पार्क हैदराबाद में, और वो किसानों को और देश को ये बताना चाहते हैं कि चंद्रशेखर राव अपने किसानों का जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, उसको वो नहीं खरीद रहे हैं। तो वो विलन वो लोग केसीआर को बता रहे हैं, जबकि केसीआर विलन सेंटर या भाजपा या प्रधानमंत्री मोदी और पीयूष गोयल को बता रहे हैं। इसमें दूसरी एक और बात है, मुख्यमंत्री अपने आप को नेशनल रोल एक निभाएंगे, ऐसे उन्होंने पब्लिकली ऐलान कर दिया था। ये जो मुद्दा चल रहा है किसानों का मुद्दा, ये नवंबर से ही चल रहा है, जब वो हैदराबाद के इंदिरा पार्क के पास महाधरने पे बैठे थे और तब उन्होंने कहा था कि वो देश के किसानों का राजनीतिक आवाज़ बनेंगे। और उसके अगले इमीडिएटली उसके नेक्स्ट दिन प्रधानमंत्री ने जो फार्म लॉस थे उसको विड्रॉ भी कर लिया था और उसके बाद से ही ये पोजीशनिंग जो मुख्यमंत्री किए थे कि वो अपना किसानों को रिप्रेजेंट करेंगे, उस बात को वो आगे ले जाते हुए उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि जो दिल्ली के बाहर जो किसान बैठे हैं उन जिन लोगों की मौत हो गई थी उनको 3 लाख रुपया दिया जाएगा। तो आज जबकि बहुत सारे नेताओं को बुलाया नहीं गया है इस धरने पर, लेकिन टीआरएस के सांसद और लेजिस्लेटर्स और बहुत सारे नेता, किसान नेता भी वहाँ पे शामिल रहेंगे और उसके अलावा समझा जा रहा है कि राकेश टिकैत भी वहाँ पे पहुँचेंगे एक तरह से समर्थन जताने के लिए कि किसानों का मुद्दा है। और मोदी ने कहा था कि उनका जो इनकम है उसको डबल किया जाएगा, दुगना किया जाएगा, और वो नहीं हुआ। और अब तेलंगाना के फार्मर्स की ये दुर्गति है और ये इस बात को फोकस करने के लिए मुख्यमंत्री और राकेश टिकैत भी इस धरने पे शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी आज अपने मंत्रिमंडल का नए सिरे से गठन कर रहे हैं। नए मंत्रियों को शपथ दिलवाई जा रही है। इसमें से कम 11 पूर्व मंत्री भी शामिल हैं, जिन्होंने 7 अप्रैल को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। मुख्यमंत्री जगन के नए मंत्रिमंडल में 13 नए चेहरे शामिल हो रहे हैं। इनमें आर.के. रोजा के भी शामिल होने की बात कही जा रही है। नए मंत्रिमंडल में अनुभवी नेताओं के साथ साथ युवा चेहरों को भी जगह दी जा रही है, जिसमें पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति और अल्पसंख्यकों को भी नुमाइंदगी दी जा रही है। माना जा रहा है कि ऐसे मंत्रियों की संख्या 70% के करीब होगी। 3 से 4 महिलाओं को भी जगह मिलने की जगन रेड्डी के मंत्रिमंडल में बात कही जा रही है।
ఆనే నేను ధర్మాన ప్రసాదరావు అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం विधेयता चूकता तो यहाँ पर जगन रेड्डी का मकसद यहाँ पर ये है कि हर तबके हर जाति को यहाँ पर उनका प्रतिनिधित्व यहाँ पर शामिल हो उनके मंत्रिमंडल में, चाहे वो पिछड़ी जाति हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे अल्पसंख्यक हो और चाहे महिलाएं ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर कोशिश यही है कि इस नए मंत्रिमंडल में हर वर्ग हर जाति को प्रतिनिधित्व मिलेगा। రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी उमा सुधीर। एक तरफ आंध्र प्रदेश में नई कैबिनेट की स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रही है और दूसरी तरफ बहुत सारे जगहों पर मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाजें उठाई जा रही हैं उन नेताओं के समर्थकों द्वारा जिनको इस कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया है। जगन मोहन रेड्डी ने पहले ही कह दिया था, जब वो मई 2019 में वो जब मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने कहा था कि मिड टर्म में नई कैबिनेट बनाई जाएगी। उनकी ये स्ट्रैटेजी थी कि बहुत सारे लोगों को मौका मिलेगा मंत्री के रूप में सर्व करने का और मंत्री बनने का एक मौका भी मिलेगा। और उसके अलावा उनका ये भी मानना था कि बहुत सारे नए लोग भी थे उस बारी जब मंत्रिमंडल में जिनको शामिल किया गया था और उनको अब इस्तेमाल किया जा सकता है पॉलिटिकल फंक्शनरीज, पार्टी फंक्शनरीज की तरह, क्योंकि उनका काफ़ी एक तरह से रापो रहेगा बहुत सारे लोगों के साथ, ज़िलों के साथ और डिस्ट्रिक्ट फंक्शनरीज के साथ। लेकिन 25 लोगों की ये जो मंत्रिमंडल है इसमें अब जगन मोहन रेड्डी ने 11 ऐसे मंत्री इंक्लूड किए हैं जो पहले के मंत्रिमंडल में भी थे। बताया जा रहा था कि 90% से ज़्यादा लोगों को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, लेकिन अब जाहिर है कि काफ़ी उनका जो एक होल्ड है अपने मिनिस्ट्रीशिप पर और शायद उनका जो पॉलिटिकल वेट है उसको देखते हुए 11 लोगों को इंक्लूड कर दिया गया है। जगन मोहन रेड्डी ने ये भी कहा है कि जो SC, ST, BC और माइनॉरिटी लोग हैं उनको 70% तक उनको प्रतिनिधित्व दिया गया है इस मंत्रिमंडल में। लेकिन जो रिबल्स हैं अमलापुरम में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे टायर को बर्न किया गया था, कुछ जगहों पे नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया, गुंटूर में भी काफ़ी रिबल एक्टिविटी हुई। और इसके पहले जो गृह मंत्री थे सुचरिता, उनको एक महिला और दलित महिला के रूप में बताया गया था कि उनको गृह मंत्रालय दिया जा रहा है, लेकिन वो भी अब नाराज़ हैं कि उनको इस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है और इसलिए उन्होंने भी अपने MLA का जो दर्जा है उससे अपना इस्तीफ़ा दे रही हैं, ऐसा उनकी बेटी ने कहा है। जगन मोहन रेड्डी एक तरह से अगर चाह रहे थे कि उनकी जो स्ट्रैटेजी होगी 2024 के लिए 2024 के इलेक्शंस, असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शंस होने हैं, तो उसमें स्ट्रेंथन करने की एक स्ट्रैटेजी थी। तो इसमें थोड़ी बहुत मुश्किलात उनको आ रहे हैं। कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा है कि नई मंत्रिमंडल जब ये खड़ा कर रहे हैं तो हो सकता है कि हर कंस्टिट्यूंसी में 2 सेंटर्स ऑफ पावर हो जाए और उसकी वजह से एक पॉलिटिकल अपमानशिप की बैटल भी हो जाएगी, एक दूसरे को काटने की कोशिश भी की जाएगी और ये शायद पॉलिटिकली बहुत वाइज मूव नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के हिंदी को अंग्रेजी का विकल्प बनने के बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। दक्षिण भारत की कई सियासी हस्तियों ने इस पर सवाल उठाए हैं, आलोचना भी की है। बंगाल कांग्रेस के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने इसे सांस्कृतिक आतंकवाद तक करार दे दिया। तेलंगाना के मंत्री KT रामाराव ने अंग्रेजी के विकल्प के तौर पर हिंदी की वकालत करने से जुड़े गृह मंत्री अमित शाह के बयान को भाषाई अहंकार बता दिया और कहा कि इसकी प्रतिक्रिया भारी पड़ेगी। KT रामाराव ने अपने एक ट्वीट में कहा है, हम अपने महान देश के लोगों को खुद ये तय क्यों नहीं करने देते कि वो क्या खाएं, क्या पहने, किसकी पूजा करें और कौन सी भाषा बोलें। हिंदी को थोपना और अंग्रेजी को नकारना इस देश के युवाओं के साथ बड़ी नाइंसाफी होगी जिनकी वैश्विक आकांक्षाएं हैं। अमित शाह ने संसद की आधिकारिक भाषा कमेटी की बैठक में कहा था कि राज्य आपस में अंग्रेजी के बजाय हिंदी में पत्राचार करें। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन भी चेतावनी दे चुके हैं कि हिंदी को थोपने से देश की एकता पर असर पड़ेगा। 3 भाषा फॉर्मूला क्यों होना चाहिए? तीसरी भाषा भारत के अंदर बातचीत के लिए हो सकती है, लेकिन ये देश की 60 से 70% आबादी की अपनी भाषा नहीं है।
उधर पश्चिम बंगाल से कांग्रेस ने भी ऐसी ही आवाज उठाई। सारे हिंदुस्तान में कितने लोग हिंदी कहते हैं और कितने लोग हिंदी ना कहते, इसको सारे आंकड़ा निकाले जाए, आपको पता चलेगा। 40 के ज्यादा कुछ लोग हिंदी कहते हैं, बाकी हिंदी नहीं बोलते हैं। तो ये कल्चरल टेररिज्म लगता है मेरे लिए। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है, भारत अपनी विविधता में एकता के लिए जाना जाता है। संघ परिवार का एजेंडा इस विविधता और संघवाद को मान्यता देने का नहीं है। स्थानीय भाषाओं को कमजोर करना उनके एजेंडा का हिस्सा है। इस बीच संगीतकार AR रहमान का एक ट्वीट वायरल हो गया है, जिसमें उन्होंने एक प्रसिद्ध तमिल कवि की पंक्ति कही है कि प्यारी तमिल हमारी अस्तित्व का मूल है। हैदराबाद से उमा सुधीर, NDTV इंडिया के लिए।